Student, so 12th maths exercise 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, एक मैट्रिक्स दे रखी है A और वो A इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 1 2 12 √3 1 माइनस 5 एंड 17। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपने इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, ऑर्डर निकालनी है। तो बच्चों मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझाया था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम। क्लियर हो गया। तो पहले ये देखो इसमें कितनी रोज हैं, तो देखो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, तो कितनी रोज हैं 3। तो क्या आ जाएगा 3 क्रॉस कितने कॉलम है 1 2 3 4, कितने कॉलम है 4 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 4। क्लियर। मैंने आपको समझाया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो क्रॉस कॉलम। क्लियर है। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो कितनी रोज है 1 2 3 3 रोज हैं, तो 3 क्रॉस कितनी कॉलम है 1 2 3 4, तो 3 क्रॉस कितना 4। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपने ये बताना है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करके भी बता सकते हो। और मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे mn। आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 4 जा 12, तो कितने नंबर एलिमेंट होंगे आपके 12 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और सिंपल आपने क्या करना है, जो आपने ऑर्डर लिखा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 क्रॉस 4 दैट इज 12। थर्ड आंसर देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है A13 A21 A24 और A23, ये आपने फाइंड करना है। इसका मतलब है A13 का मतलब है पहली रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है, पहली रो आपकी ये है, थर्ड कॉलम आपका ये है। इसमें दोनों रो और कॉलम कहां पर कॉमन आ रहा है, ये देखो बच्चों, फर्स्ट रो ये है आपका, क्लियर हो गया। थर्ड कॉलम ये है आपका, ये दोनों रो और कॉलम कहां पर क्रॉस कर रहे हैं, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 19 पर। इसका मतलब है इसका आंसर कितना आ गया 19। क्लियर हो गया। आ गई ना बात समझ में। कॉमन देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कहां पर ये दो आपका कॉमन आ रहे हैं, तो कहां पर 19, तो A13 क्या आ गया आपका 19। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो बच्चों ये है, फर्स्ट कॉलम आपका ये है, कहां पर ये दोनों रोज और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं 35 पर। कहां पर मिल रहे हैं 35 पर। A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, कहां पर मिल रहे हैं, कॉमन कौन सा पॉइंट आ रहा है 35। तो आंसर क्या हो गया 35। आपने कॉपी में फेयर में ऐसा नहीं करना है, ये तो मैं खाली आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ध्यान रखना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहां पर ये कॉमन आ रहा है, कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है वो देखना है आपने। अब देखिए बच्चों A24 सेकंड रो, अब सीधे देखो पेपर में कैसे करना है। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है 12। देख लीजिए सेकंड रो फोर्थ कॉलम, आ गई ना बात में। ये सेकंड रो है और ये फोर्थ कॉलम है, तो कौन सा एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहा है 12। तो आंसर क्या आ गया 12। A23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। आ गई ना बात समझ में बच्चों। सेकंड रो थर्ड कॉलम देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है -5/2। ध्यान रखना -5/2 नहीं, कितना 5/2। क्लियर हो गया ना। कितना आ गया आपका, ये माइनस नहीं है प्लस में ही होगा। एक बार देख लेते हैं, माइनस में प्लस में, बिल्कुल प्लस में है। तो कितना देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो है ये थर्ड कॉलम है, कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है 5/2। तो आंसर क्या आ गया इसका 5/2। हमने यही फाइंड करना था A13 A21 A23 A24 और आपका A24 A23। अगर आपसे कहता A33 निकालो, अगर आपसे ये बोलता
A33 फाइंड करो, अगर सपोज करते हैं तो A33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये है थर्ड रो, ये है थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, -5, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5। तो बच्चों इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट, यदि किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उस मैट्रिक्स की कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। जिस मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट हैं, जिस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, उस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n। क्लियर है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप ये समझ लेना, क्योंकि आपने क्या करना है, m क्रॉस n, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई एलिमेंट कैसे निकलता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, mn। और अभी आपको दे रखें कि मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 24 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो उस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो मतलब दो नंबर को प्रोडक्ट करा तभी क्या आया आपका 24 आया। तो आपने 24 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है, 24 को आप कितने प्रकार से दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, ये देखो, वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होगा। क्लियर है, जितने ऑर्डर, जितने तरीके से आप लिख सकते हो उतने नंबर ऑफ उसके क्या आएंगे, ऑर्डर पॉसिबल होंगे। क्या कहा, समझ में आया। 24 को दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, दो नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना आना चाहिए, 24। तो कितने तरीके से मैं ऐसा कर सकता हूं, जितने तरीके से ऐसा कर सकते हैं वही उसका क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, उतने मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, अगर मैंने जैसे 1 इंटू 24 किया तो उसका उल्टा भी सही होगा, 24 इंटू 1, ये भी लेना पड़ेगा। आ गई ना बात समझ में। तो देखिए बच्चों 24 को मैं लिख सकता हूं 24 इंटू 1, और ये भी लिख सकता हूं 1 इंटू 24। क्लियर हो गया, दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब 2 की टेबल में भी आता है, 2 12 या 24, 2 इंटू 12, तो इसका उल्टा भी लिख दीजिए 12 इंटू 2, यहीं पर उल्टा भी लिखते जाइए। 3 की टेबल में भी आता है, 3 8 जा 24, तो 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3। 4 की टेबल में भी आता है, 4 6 जा 24, तो 4 इंटू 6, और यहां पर कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4। अब आप 24 को किसी और तरीके से नहीं लिख सकते हो। देखो 24 जितने की टेबल में आता है सब लिख दिया, 1 2 3 4, 5 की टेबल में आता नहीं है, 6 की टेबल में लिख चुके हैं, 7 की टेबल में आता नहीं है, 8 की टेबल में लिख चुके हैं, 3 की आपका 9 की टेबल में आता नहीं है, 12 की टेबल में आते हैं, वो भी आपने लिख चुके हैं। आ गई ना बात में। तो इतने तरीके से आप 24 को लिख सकते हैं। तो बताइए, देखिए बच्चों कितने पॉसिबल ऑर्डर बने, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इक्वल्स टू कितना, 8। तो जिस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स होंगे उसको उस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अगला इसी का देखो, इसी में अगला है, व्हाट आर आल्सो पॉसिबल ऑर्डर इफ इट हैज 13 एलिमेंट। इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट है, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 13 एलिमेंट हैं, तो उस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। 13 एक प्राइम नंबर होता है। आ गई ना बात समझ में। इसको केवल आप खुद से डिवाइड कर सकते हैं और किसी से नहीं, मतलब 13 बन जा 13, केवल एक ही तरीके से 13 आ सकता है और किसी भी तरीके से 13 नहीं आ सकता है। तो बच्चों देखिए, तो क्या 13 को आप क्या लिखोगे, क्योंकि आपने क्या करना है, जैसे ऊपर 24 को आप किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करके 24 निकाल सकते हो, जितने तरीके से निकाल सकते हो उतने तरीके लिख देने, वही उसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो ऐसे ही 13 को भी कितने दो नंबर का प्रोडक्ट करके आप 13 निकाल सकते हो, ये देखो, वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। बस ये ध्यान रखना, अगर आप 13 इंटू 1 कर रहे हो तो उसका रिवर्स भी लेना है, 1 इंटू 13। तो 13 को आप क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 1,
1 इंटू 13। बच्चों रिवर्स क्यों कह रहा हूं मैं ट्रू है, क्योंकि 13 इंटू 1 का मतलब है 13 रोज है और 1 कॉलम है, और जबकि 1 इंटू 13 का मतलब है 1 रो है और 13 कॉलम है, तो तब दोनों को लेना जरूरी है, रिवर्स भी लेना जरूरी है। आ गई ना बात में? तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कितने? 1 एंड 2। तो कितने ऑर्डर इसके हो सकते हैं? 2 ऑर्डर उसके हो सकते हैं। होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्वेश्चन 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन 3 आपका क्या है बच्चों? होमवर्क है। क्वेश्चन 3 आपने सेल्फ प्रैक्टिस की, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन वो भी है, तो क्वेश्चन 3 को आपने खुद से बनाना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों थर्ड आपने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। आपने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। 2 क्रॉस 2 की मतलब उसमें रो भी कितने हैं? 2 हैं, और कॉलम भी कितना है? 2 है। रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। क्लियर? आपने एक मैट्रिक्स की मैट्रिक्स बनाना है जो क्या है? जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स का क्या होता है, A इक्वल्स टू जनरल फॉर्म जो मैट्रिक्स का होता है A इक्वल्स टू AIJ। पहले ये समझ लो आपने निकालना क्या क्या है बच्चों। देखिए I किससे रिलेटेड होता है? रो से, मैंने बताया था। अगर रो कितनी है? 2 रोज है, तो I की कितनी वैल्यूज होंगी? 2। कौन कौन सी? 1 एंड 2। तो अब आप क्या करोगे, जो मैट्रिक्स आपने बनानी है, मैट्रिक्स जो आपने बनानी है बच्चों, उसमें एक बार I को क्या कर दोगे? फिक्स। I को फिक्स क्या करोगे? 1 में। क्लियर हो गया? I को फिक्स किस में करोगे? 1 में। और J किससे रिलेटेड होती है? कॉलम से। कॉलम कितनी है? 2, तो J की कितनी वैल्यू होंगी? 2 वैल्यूज होंगी, 1 एंड 2। I को एक बार 1 में फिक्स करोगे और J की जगह में 1 भी रखोगे और 2 भी रखोगे। फिर I को एक बार 2 में फिक्स रखोगे और J की वैल्यू 1 भी रखोगे और 2 भी रखोगे, और आपको कुछ ये मैट्रिक्स मिलेगी बच्चों, A11, A12, A21, A22। ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अगर ये 3 बोलता तो A13, पहली रो में जितने आएंगे सब सीक्वेंस से A11, A12, A13, A21, A22, A23। जो अब आपने 2 क्रॉस 2 का बनाना है, तो A11, A12, A21, A22। मतलब I1 में रहेगा फिक्स और J1 भी रहेगा और 2 भी रहेगा। मतलब आपने क्या निकालना है इसमें? पहले मैट्रिक्स के लिए पहले के 2 पार्ट मैं बता रहा हूं, थर्ड पार्ट आपने बनाना है। क्लियर? तो पहले मैट्रिक्स का यूज करेंगे और उसमें I की जगह में 1 रखेंगे और J की जगह में भी 1 रखेंगे, A11 निकल जाएगा। फिर हम इसमें I की जगह में 1 रखेंगे और J की वैल्यू कितनी है? 2 है, वो रखेंगे, A12 निकल जाएगा। ऐसे ही A21 और A22 निकालेंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे, मैट्रिक्स में रख देंगे, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर ना? पार्ट फर्स्ट देखिए, AIJ इक्वल्स टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों? मैं सीधे लिख रहा हूं, पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधे जो निकालना है पता चल गया आपको। ये कैसे लिखा समझ में आ गया ना? क्योंकि I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 और 2, और ऐसी J की वैल्यू भी 1 और 2। I को एक बार 1 में फिक्स रखना है और J की जगह में 1 भी रखना है और 2 भी रखना है। ऐसी I को एक बार 2 में फिक्स रखना है और J की जगह में 1 भी रखना है और 2 भी रखना है। क्लियर हो गया? ये बन गया। अब जो आपने निकालना है वो देखो। A1 में I की जगह में 1 रख दीजिए और J की जगह में भी 1 रख दीजिए। इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 1 कितना? 2। 2 का होल स्क्वायर कितना? 4। 4 अपॉन 2 कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर? अब क्या निकालना है? A12 मतलब I की जगह में 1 और J की जगह में 2, तो रख दीजिए। I की जगह में 1 और J की जगह में 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 प्लस 2 कितना? 3। 3 का होल स्क्वायर 9। 9 अपॉन 2। अब क्या निकालना है? A21 देखो I की जगह में कितना रखना है? 2 और J की जगह में कितना रखना है? 1, तो रख दीजिए। I की जगह में 2, J की जगह में 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 3, सॉरी अपॉन कितना? 2। 2 प्लस 1 3। 3 का होल स्क्वायर 9। 9 अपॉन 2। अब देखिए बच्चों क्या करना है? I की जगह में कितना रखना है? फिर से देखो, अब लास्ट में क्या निकालना है? A22 मतलब I की जगह में कितना? 2 और J की जगह में भी कितना? 2, तो रख दीजिए। देखिए इसमें 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 2 कितना? 4। 4 का होल स्क्वायर 16। 16 अपॉन 2 दैट इज कितना?
8 फ्रॉम 1। ये सारी वैल्यूज उठा के आपने कहां रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। इक्वेशन 1 क्या बोल रही है बच्चों, a11 कितना है 2, a12 कितना है 9/2, a21 कितना है 9/2 और a22 कितना है 8। तो पहला पार्ट आपका इसका कंप्लीट। ये मैट्रिक्स आ गई 2x2 की। अगर ये 2x3 बोलता तो i एक बार 1 रहता और j की वैल्यू क्या रहती 1 2 3। i एक बार 2 में फिक्स रहता, j की वैल्यू क्या रहती 1 2 3। होप सो योर फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, aij इक्वल्स टू i/j। क्योंकि आपने 2x2 की ही बनानी है, मतलब मैट्रिक्स यही रहेगी, यही चीज निकालनी है, a11 a12 a21 a22। ये कैसे आया बता दिया है, क्लियर। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, इसमें एक बार क्या निकालेंगे a11, मतलब i की जगह में भी 1, j की जगह में भी 1। तो i की जगह में 1 रख दिया, j की जगह में 1 रख दिया, 1/1 कितना 1। अब निकालते हैं a12, वही निकालना है, मतलब i की जगह में 1, j की जगह में 2, i की जगह में 1, j की जगह में 2, कितना आ गया 1/2। a अगला क्या निकालना है 2 1, मतलब i की जगह में 2 और j की जगह में 1। तो देखिए बच्चों, i की जगह में कितना 2 और j की जगह में 1, यानी ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1, 2/1 कितना 2। उसके बाद a22, मतलब i की जगह में कितना 2 और j की जगह में कितना 2। तो i की जगह में 2 और j की जगह में 2, 2/2 कितना 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू कितना, a11 कितना आया बच्चों 1, a12 कितना आया बच्चों 1/2, a21 कितना आया 2, a22 कितना आया 1। तो यही आपका क्या है आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आपने बनानी है उसको रफली लिख लो, जैसे मैंने लिखा, जो आपने निकालना है बस वही एलिमेंट रखिए, वही एलिमेंट निकाल दीजिए सीधे। a11 है तो i की जगह 1, j की जगह में 1, सीधे पता चल रहा है। a12 है तो i की जगह 1, j की जगह में 2, तो सीधे आपका आंसर निकल जाएगा और उसको इक्वेशन 1 में रखिए, वही आपका आंसर होगा। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट आपने खुद से बनाना है, क्लियर। इसका जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आपने खुद से बनाना है, और जो इसका अगला जो पार्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसी से मिलता जुलता है। उसमें आपने क्या करना है 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। मतलब वो मैट्रिक्स क्या बनेगी रफली देख लेते हैं। 3x4 इसका मतलब है क्या, रो कितनी होंगी 3, रो कितनी होंगी 3 और कॉलम कितने होंगे 4। क्लियर हो गया, रो कितनी होंगी 3 और कॉलम कितनी होंगी 4। तो देखिए बच्चों, एक बार पहले रो में फिक्स रहेगा 1, पहली रो में 1 क्या रहेगा फिक्स रहेगा, क्योंकि i 1 रहेगा, क्लियर। और j बदलता जाएगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा और 4, क्योंकि j किससे रिलेटेड होता है कॉलम से। तो देखो a11 a12 a13 a14। अब सेकंड रो में रो की बात है, i फिक्स हो जाएगा किसमें 2 में, फिर वही a21 a22 a23 a24। थर्ड में a31 a32 a33 a34। इतना निकाल के रख दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका बन जाएगा। मॉड अगर किसी क्वेश्चन में उसमें होगा, मॉड का मतलब आपको मालूम है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो वही रहेगा, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप उसको प्लस में लिख लेंगे बाहर पे, मॉड हटेगा तो। क्लियर हो गया बच्चों, होप सो योर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 और इसका थर्ड पार्ट आपने खुद से बनाना है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर बच्चों, अब देख तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन से आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। पहला और थर्ड पार्ट मैं बता रहा हूं, सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। और जो इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों 7th, वो भी इसी से इक्वल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है, तो आप उसको भी खुद बनाएंगे और आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? जो ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने जो कल लेक्चर दिया था, जो पहले टॉपिक एक्सप्लेन किया था, सब उसी से बन जाएंगे, तो उसको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ये पहला देखिए, ये दो मैट्रिक्स के बीच में कौन सा साइन है बच्चों? इक्वल का साइन है। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके लिए दो कंडीशन बताई थी। इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या सेम है? बिल्कुल, ये भी 2x2 की है और ये भी 2x2 की है। दूसरा मैंने बताया था, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर बिल्कुल इक्वल है। और मैंने कहा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मतलब पहला मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट 4 3x 5 इक्वल्स टू y z 1 5। मैंने आपको इक्वलिटी मैट्रिक्स में बताया था, ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो पहले मैट्रिक्स का आपका क्या? सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा। ये इसके इक्वल होगा, बिल्कुल है। आ गई ना बात समझ में? तो बच्चों देखिए किस तरीके से आप करोगे। तो बाई कंपेयरिंग क्या आ जाएगा? y, बिकॉज इक्वल का साइन है, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है? इक्वल मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसे हैं? इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स अगर हैं तो y किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। z किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। x किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। यही आपने निकालना था। कोई डाउट? सीधे कंपेयर कर देना है। y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 5 7। तो देखो बच्चों, ऑर्डर बिल्कुल सेम है। कितनी रोज हैं? 3। तो 3 क्रॉस 1, कॉलम 1 है, इसमें भी 3 रोज हैं, कॉलम एक ही है, तो 3 क्रॉस 1, ऑर्डर विल बी सेम। इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या आ गया? फर्स्ट के बराबर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस जेड किसके बराबर? 5 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। y प्लस जेड किसके बराबर? 7 के बराबर, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 3। आपने कुछ नहीं करना, थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देखो y प्लस जेड मिला है ना, y प्लस जेड की जगह में कितना रख दो? 7 रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? तो ऊपर चले रख दीजिए x प्लस y प्लस जेड की जगह में कितना रख दोगे? 7। तो 7 इक्वल्स टू 9, दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू, ये प्लस 7 उधर जाके -7 हो जाएगा, 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 2। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अगला, x की वैल्यू अगर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? z की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हो गया ना? पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख दीजिए x की जगह में 2, तो 2 प्लस z इक्वल्स टू 5, z इक्वल्स टू कितना? 5 माइनस 2, कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2, दैट इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू कितना? 3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। क्लियर? अब क्या निकल गया? x निकल गया, z निकल गया, y निकालना है। थर्ड इक्वेशन में रख दो, पुट z इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट में रख के भी निकाल सकते हो। क्लियर है? अब देखो 3 में z की जगह में क्या रख दिया? 3 रख दिया, तो कितना? y प्लस 3, y प्लस 3। क्लियर हो गया? y प्लस 3 इक्वल्स टू कितना? 7, दैट इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू
देखिए बच्चों, z की जगह में 3 रखा, 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर है? देखो ये सारी वैल्यूज उठा के कहाँ रख दीजिए, अगर खाली चेक करना है सही है नहीं है तो यहाँ देखो इसके ये इक्वेशन सब बराबर आनी चाहिए। x की जगह में हमने 2, y की जगह में 4, z की जगह में 3, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, बिल्कुल आ रहा है। x की जगह में 2, z की जगह में 3, 2 प्लस 3 5, बिल्कुल आ रहा है। y प्लस z, y कितना 4, z कितना 3, 4 प्लस 3 7, बिल्कुल आ रहा है। तो किस तरीके से आपने इक्वल मैट्रिक्स को सॉल्व करना है समझ में आया। इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर तो सेम होता ही होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सॉल्व होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? a11 दूसरे मैट्रिक्स के a11 के बराबर होगा, a12 दूसरे मैट्रिक्स के a12 या फिर b12 के बराबर होगा। क्लियर है? कैसे आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करके कैसे बनाया, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो अगर अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इसी से मिलता जुलता है, इसका सेकंड पार्ट आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसी से मिलता जुलता है, वो भी आपका बन जाएगा, सेम यही है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बन जाएगा। जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो मैंने थ्योरम में, जो आपको मैंने कल थ्योरी दी थी मैट्रिक्स से संबंधित, सब उसमें मिल जाएगा आपको। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट करिए, उस क्वेश्चन में को मैं एक नई वीडियो में आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके, तो 3.2 के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।